हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर, एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, आज हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का सेकंड वीडियो है ये। तो जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो मैं आपको करा रहा हूँ, उसमें से हमने लास्ट वीडियो में जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री कर लिया था, उसका इंपोर्टेंस यूजेस सारे कर लिए थे। सेकंड सेक्शन में हमने मैटर कर लिया था। मैटर को कैटेगराइज किया गया था दो कैटेगरी में, फिजिकल और केमिकल। तो फिजिकल वाला पार्ट हमने पूरा कर लिया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद हम केमिकल क्लासिफिकेशन पे आए थे। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने दो तरह से उसको डिवाइड किया था, प्योर और मिक्सर में। तो प्योर को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जिसमें से हमने एलिमेंट्स वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था बच्चों लास्ट वीडियो में। तो आज हम प्योर सब्सटेंस का ही सेकंड पार्ट जो है कंपाउंड्स, वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, कंपाउंड्स। तो एक्चुअल में क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं वो समझते हैं। देखो, एक तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन है जो आपने बहुत लोअर क्लासेस में पढ़ी होगी, 9th में भी पढ़ी होगी, कि व्हेन टू और मोर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो लेकिन एक्चुअल में क्या है बच्चों कि अब हम 11th स्टैंडर्ड में हैं, तो हम डेफिनेशन भी 11th स्टैंडर्ड के लेवल से हम उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है कंपाउंड्स की, जरा इसको समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्योर सब्सटेंस which is composed, pure substance which is composed of two or more than two different element combined in a definite volume by mass। यहां तक समझो बच्चों इस चीज को कि प्योर सब्सटेंस which is composed of two or more than two different elements combined in a definite volume by mass and which can be decomposed into its constituent elements by suitable केमिकल मेथड्स आर कॉल्ड कंपाउंड्स। तो बच्चों, इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मतलब समझो। इस डेफिनेशन का मतलब हुआ कि कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस जब कंबाइंड होते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं वो, और सम केसेस सेम भी हो सकते हैं। तो जब वो कंबाइंड होते हैं, एक डेफिनेट वॉल्यूम के साथ कंबाइंड होते हैं वो, और जब कंपाउंड बन जाता है तो हम कंपाउंड को केमिकली मेथड से जिन जिन एलिमेंट से मिलके वो बना है, उन एलिमेंट्स को अगर हम अलग करना चाहें तो केमिकल मेथड अप्लाई करके हम उनको अलग कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। ये बस समझना बच्चों। कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को, जैसे यहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को अगर आपको अलग करना है तो कभी भी आप फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते, केमिकल मेथड से ही उनको अलग किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन बच्चों। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया H2O। देखो, H2O क्या है, एक वाटर कंपाउंड है, एक कंपाउंड है H2O। तो देखो, सबसे पहली चीज प्योर सब्सटेंस। अब देखो, ये किस किस से मिलके बना है ये समझो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों कैसे हैं, प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस विच इज कॉम्पोज टू और मोर देन टू। तो देखो, टू, यहाँ पे टू प्योर सब्सटेंस है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ डेफिनेट वॉल्यूम बाय मास। अब आपको पता है जब वाटर हमें फॉर्म कराना होता है तो उसका रेशियो क्या रखना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इसका रेशियो हमेशा हम 1:8 रखते हैं। ये बात पता है बच्चों अच्छे से आपको, 1:8 हमेशा रखते हैं। अगर इससे कम ज्यादा करेंगे तो कंपाउंड जो है वाटर वो फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे समझो बच्चों, डेफिनेट वॉल्यूम बाय मास होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर जो आगे हमारी डेफिनेशन है कि एंड विच can be decomposed into constituent element by suitable chemical methods। अगर हमें इसको, वाटर हमारा किससे मिलके बना है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को कंबाइंड किया तो इन्होंने वाटर का कंपाउंड फॉर्म किया। अगर हमें ये वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो हम कौन सी मेथड से कर सकते हैं, फिजिकली मेथड से नहीं कर सकते, हमें केमिकली मेथड से अलग करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे इसमें पास कराना पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास कराओगे तो बच्चों ये H2 और O2 में टूट जाएगा। तो ये केमिकली प्रोसेस हुआ जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को। अगर वाटर को ब्रेक डाउन करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना है, तो ये इसको आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, जिस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और उसकी वजह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलके क्या बना, वाटर। तो ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें आपने करंट पास किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया। समझो इस चीज को बच्चों, अलग टूट गया, सेपरेट हो गया, केमिकल मेथड से, फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। तो कंपाउंड्स को एक बार मैं फिर रिपीट करा देता हूं
प्योर सब्सटेंस विच इज कॉम्पोज्ड ऑफ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ डेफिनेट वॉल्यूम बाय मास। प्योर सब्सटेंस डिफरेंट एलिमेंट जो हैं जब वो फिक्स रेशियो में हो और उनको जब कंबाइंड किया जाता है तो वो कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। और दूसरी बात इसकी ये होती है कि अगर हमें उन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को अलग करना है जिनसे मिलके कंपाउंड बना है, जिन जिन एलिमेंट से मिलके कोई कंपाउंड बना है, उन कंपाउंड को, उन एलिमेंट्स को अगर हमें ब्रेक करना है, अलग अलग सेपरेट करना है, तो वो हमेशा हम केमिकल मेथड से करेंगे, फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। क्लियर बच्चों? तो ये हुआ आपका कंपाउंड्स की डेफिनेशन जो कि आपके 11th स्टैंडर्ड के लेवल से है। वैसे तो आप सिंपल कह सकते हो कि व्हेन 2 और मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, सिंपल सी बात है। लेकिन जब आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो आपको उस स्टैंडर्ड की ही डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। क्लियर बच्चों? अब हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड को कितने टाइप से कैटेगराइज किया गया है। तो देखो बच्चे, एक बार मैं इसको रफ करता हूँ, फिर उसके बाद मैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड आपको बताता हूँ। आप हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ कंपाउंड मैं यहां पे हेडिंग लगा देता हूं। टाइप्स कह लो या इसको कह लो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो देखो, बेसिकली कंपाउंड को 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। पहली कैटेगरी एंड दिस इज सेकंड। तो फर्स्ट है आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और सेकंड है आपकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक बच्चों, ये 2 तरह की कैटेगरी होती है, यानी कंपाउंड को 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकंड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम एक एक करके दोनों को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। क्लियर बच्चों? तो हम यहां पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन। समझो बच्चों, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड few other element like hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and halogens। हैलोजन समझते हो बच्चों? हैलोजन का मतलब होता है ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं हैलोजन। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये याद रखना, इनको बोलते हैं हैलोजन। ठीक है, ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये होते हैं बच्चों। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजेंस। तो बच्चों, अब बेसिकली हम ओवरऑल इसको अगर बहुत फ्यू वर्ड्स में अगर डिफाइन करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन, तो आप सिंपल इतना कह सकते हो, दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। जो कंपाउंड कार्बन को, हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सबसे ज्यादा अमाउंट में जो ये होते हैं वो होते हैं कार्बन। कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है, इसमें एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, यानी सबसे ज्यादा कार्बन आपको मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। इस बिहाफ पे सबसे ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बच्चों कार्बन कंपाउंड भी बोलते हैं। कार्बन कंपाउंड, समझो इस चीज को, कार्बन कंपाउंड भी नाम आता है इसका, क्योंकि इसमें जो कार्बन है वो सबसे ज्यादा एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। कार्बन सबसे ज्यादा एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसकी वजह से हम इसको कार्बन कंपाउंड्स भी बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। अब देखो इसके एग्जांपल समझो। एग्जांपल इसके होते हैं जैसे CH4 हो गया, मीथेन, C2H6 हो गया,
इथेन, ये सब क्या है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अब देखो इसमें कार्बन हाइड्रोजन, इनको हम हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो कार्बन कंपाउंड बोलो या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलो, इज द सेम थिंग, बिकॉज कार्बन इज अ एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट्स वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्सो कॉल्ड कार्बन कंपाउंड्स। क्लियर बच्चों। दूसरी मजेदार बात इसकी क्या है कार्बन कंपाउंड की, कि जो कार्बन कंपाउंड होते हैं ये जो ऑब्टेन होते हैं, ठीक है बच्चों, ये लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं। लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर बच्चों, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनसे ऑब्टेन्ड होते हैं। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये जो ऑब्टेन्ड होते हैं, ये प्लांट्स एंड एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं बच्चों, प्लांट्स और एनिमल से। क्लियर बच्चों। दूसरी चीज, अब क्या हो गया है कि ऑर्गेनिक, पहले ये मानना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको लैब में हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो सिर्फ प्लांट्स या एनिमल्स यानी लिविंग थिंग्स से ही हमें ऑब्टेन होते हैं। बट अब ऐसा नहीं है बच्चों, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब के अंदर भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था बच्चों, मैं आपको क्लियर कर दूं, फर्स्ट, अगर कभी कभी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी सबसे पहला कार्बन कंपाउंड कौन सा था, तो बच्चों सबसे पहला जो कार्बनिक कंपाउंड था वो था यूरिया, जिसको एक साइंटिस्ट था जर्मन का फ्रेडरिक होलर, जिसने डिस्कवर किया था। फ्रेडरिक होलर ने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज किया था, जिसको यूरिया बोलते हैं बच्चों। क्लियर। तो ये है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन्स। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्सो कॉल्ड कार्बन कंपाउंड। एग्जाम्पल CH4, C2S6. These are obtained from living things, plants and animals. First organic compound is urea. क्लियर बच्चों। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप लिख सकते हो द कंपाउंड्स आर, चलो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, पोर्शन को डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, ये अब इधर हम लेते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो यहाँ पे लिखोगे द compounds containing any two or more than two elements called inorganic compounds। क्लियर बच्चों। अब देखो इसके एग्जांपल समझो, इसके एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे CaCO3। क्लियर बच्चों, CaCO3, NH3 हो जाएगा, NaHCO3, बहुत सारे हैं ऑर्गेनिक। मोस्टली सॉल्ट सारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट क्या होते हैं, सब इनऑर्गेनिक होते हैं। क्लियर बच्चों। तो देखो द कंपाउंड्स कंटेनिंग एनी टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी अब इनमें अगर थोड़ा सा डिफरेंशिएट हमें करना हो तो कैसे करेंगे, कि दो सब्सटेंस विच कंटेन कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दो सब्सटेंस विच डज नॉट कंटेन कार्बन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर, सिंपल सा डिफरेंस है। जो सब्सटेंस कार्बन को कंटेन करते हैं वो होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिन कंपाउंड में कार्बन नहीं होता वो होते हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल सा डिफरेंस है बिल्कुल। जिसमें भी कार्बन प्रेजेंट हो, कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो वो होगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है वो होगा आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर बच्चों। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं लिविंग थिंग्स से, प्लांट्स एंड एनिमल से, लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं आपके मिनरल से, मिनरल एंड रॉक्स यहां से ऑब्टेन होते हैं बच्चों, ये ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स, यहां से ऑब्टेन होते हैं ये, और ये ऑब्टेन होते हैं लिविंग थिंग्स से, एनिमल्स और प्लांट से। क्लियर बच्चों। तो ये दोनों का यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड का बच्चों। अगर यहाँ डिफरेंस भी है तो डिफरेंस आप खुद यहाँ बना सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट कंटेन कार्बन,
These are obtained from living things, plants and animals. These are obtained from minerals and rocks. क्लियर? तो ये इनमें डिफरेंस हो गया बच्चों, और ये दोनों का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो गया पूरा कंप्लीट. आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों. वेरी गुड. अब इसको रफ करते हैं और आगे मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ. सॉरी गाइस, थोड़ा सा प्रॉब्लम है बोर्ड की वजह से. अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बोर्ड परचेज नहीं कर पा रहा हूं मैं. थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, इसलिए थोड़ा रफ करने में टाइम लगता है. ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगला टॉपिक जो हमारा क्लासिफिकेशन मैटर में, केमिकल क्लासिफिकेशन में. प्योर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया. प्योर में हमने एलिमेंट कर लिया, कंपाउंड भी कर लिया, कंपाउंड के फर्दर 2 पार्ट से उसको भी कर लिया. अब हमारा दूसरा जो है वो है हमारा मिक्सर. ये हमारा प्योर सब्सटेंस जो केमिकल हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन. उसके बाद फिजिकल क्या था, केमिकल में हमने एक पार्ट कर लिया है प्योर सब्सटेंस, दूसरा पार्ट था हमारा मिक्सर. तो अब हम बात करते हैं मिक्सर की यहाँ पे कि मिक्सर क्या होता है. मिक्सर के बाद हमारा ये मैटर वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों. तो मिक्सर की बात करते हैं कि मिक्सर क्या होता है. तो हम यहाँ पे मिक्सर को डिफाइन कर सकते हैं कि अ मटेरियल कंटेनिंग. अब देखो मिक्सर और कंपाउंड में फर्क समझिएगा. अ मटेरियल कंटेनिंग टू और मोर देन टू substance, 2 or more than 2 substance in any proportion is called मिक्सर. अब देखो बच्चों, अभी कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा था. कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा, जब वो कंबाइंड होते हैं तो वो डेफिनेट वॉल्यूम बाई मास में कंबाइंड होते हैं. डेफिनेट होता है उनका वॉल्यूम. जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल बताया था. अब वाटर आपका कंपाउंड बनाना है तो उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या रखना पड़ेगा आपको, 1:8 रखना पड़ेगा. सेम एज अगर हम मिक्सर में की फॉर्म में बात करें तो मिक्सर में क्या होता है कि कंपाउंड सब्सटेंस तो यहाँ पे कंबाइंड होते हैं, लेकिन उनका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता. कोई भी रेशियो उनका फिक्स नहीं होता. पहला पॉइंट तो आपको यहाँ ये लिखना पड़ेगा कि अ मटेरियल कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन इज कॉल्ड मिक्सर. उनका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता, कहीं कितना भी ले लो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो आपको शुगर सॉल्यूशन बनाना है, तो आपने मान लो 1 लीटर पानी लिया और उसमें से 200 ग्राम चीनी आपने डिजोल्व कर दी, तो आपका शुगर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा. अगर आपने 500 ml वाटर लिया और वहाँ पे 100 ग्राम शुगर ली, वो तब भी उसमें डिजोल्व हो जाएगी, तब भी आपका शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा. यानी आप उसका वॉल्यूम, यानी उसका जो मास है उसको आप चेंज कर रहे हो, लेकिन तब भी आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है. लेकिन अगर कंपाउंड के केस में आपने ये रेशियो चेंज कर दिया तो कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा. तो कंपाउंड हमेशा फिक्स रेशियो बाई मास होता है, जबकि मिक्सचर का कोई भी रेशियो बाई मास फिक्स नहीं होता. ये किसी भी प्रोपोर्शन में बन सकता है. क्लियर बच्चों. दूसरा पॉइंट जो हमने उसमें आगे डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, हमने कंपाउंड वाली डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि अगर
जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं कंपाउंड में, जिन एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बना है, उनको अगर हमें सेपरेट करना है तो हम कौन से प्रोसेस से करेंगे? केमिकल मेथड से करेंगे। लेकिन बच्चों मिक्सर के केस में क्या होता है कि मिक्सर के केस में अगर आपको जिन चीजों से मिक्सर मिलके बना है उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अलग करना है तो आपको केमिकल मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे सिंपल फिजिकल मेथड से भी उसको सेपरेट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, सेम हम एग्जाम्पल लेते हैं शुगर सॉल्यूशन। मान लो शुगर सॉल्यूशन आपने वाटर में शुगर को डिसॉल्व करके शुगर सॉल्यूशन तैयार कर लिया, उसके बाद आपको शुगर और वाटर अलग करना है, तो आप क्या करोगे? उसको हीट करना शुरू कर दो, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो वेपराइज हो जाएंगे गैस फॉर्म में और नीचे सॉलिड पार्टिकल शुगर आपका मिल जाएगा वहां पे। तो सिंपल फिजिकल मेथड से उसको अलग कर दिया। लेकिन कंपाउंड के केस में अगर हम वाटर को अलग कर रहे थे, वाटर में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग कर रहे थे, तो हम वहां पे केमिकली मेथड अप्लाई कर रहे थे जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं बच्चों। तो दूसरा मेजर डिफरेंस यही है कि कंपाउंड के अंदर केमिकल मेथड्स यूज होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अलग करने के लिए, जबकि मिक्सर के अंदर फिजिकल मेथड अलग होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अलग करने के लिए। क्लियर बच्चों? तो देखो मिक्सर होता है, मिक्सर को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं टू कैटेगरी में। ठीक बच्चों, अब मिक्सर को हमें डिवाइड करना है टू कैटेगरी में। तो देखो पहली कैटेगरी आपकी होगी होमोजीनियस, होमोजीनियस, और दूसरी कैटेगरी होगी यहां पे आपकी हेट्रोजीनियस बच्चों, हेट्रोजीनियस। क्लियर बच्चों? ये होगा आपका होमोजेनियस और यहां पे हो जाएगा हेट्रोजेनियस। दो तरह से होते हैं। अब हम बात करते हैं कि होमोजेनियस क्या होता है बच्चों और हेट्रोजेनियस क्या होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि अ मिक्सर इन विच डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट a mixture in which different constituent are mixed in uniformly। ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रखना, यूनिफॉर्मली, बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको। a mixture in which different constituent are mixed in uniformly। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मली का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखोगे बच्चों आप कि दूसरा पॉइंट इसमें लिखोगे कि इट इज कंसिस्ट ओनली सिंगल फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ओनली सिंगल फेज, या इसको बोल सकते हो वन फेज, ओनली सिंगल फेज। अब फेज का मतलब क्या है? ये दूसरा जो पॉइंट है कि इट इज कंसिस्ट ओनली सिंगल फेज यानी वन फेज। इसका मतलब है बच्चों कि जैसे आपने मान लो पानी लिया, पानी में शुगर को डिसॉल्व किया और उसको स्पून से स्टीयर करके पूरी तरह डिसॉल्व कर दिया शुगर को। उसके बाद जब आप देखोगे तो आपको शुगर कहीं दिखाई नहीं देगी, शुगर के जो मॉलिक्यूल हैं वो कहीं भी दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ वाटर ही वाटर आपको दिखाई देगा। मतलब सिर्फ सिंगल फेज आपको दिखाई देगी उसमें और दूसरी कोई भी चीज नहीं दिखाई देगी उसमें। तो वो होता है यूनिफॉर्म, उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, वेयर सॉल्यूट डिसॉल्व कंप्लीटली इन सॉल्वेंट, उसी चीज को तो हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। इसलिए तो यहां लिखा है कि अ मिक्सर इन विच डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट आर मिक्स्ड इन यूनिफॉर्मली। अगर आपने जैसे मान लो आपको शिकंजी बनानी है तो आपने पानी लिया, उसमें चीनी डिसॉल्व की, उसमें आपने नींबू डाला, हल्का सा नमक डाला, उसको स्टर कर दिया, तो जब आप देखोगे तो आपको सिर्फ पानी दिखेगा, ना तो नींबू के मॉलिक्यूल्स कहीं दिखाई देंगे, ना आपको सॉल्ट के मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, ना आपको शुगर के मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, किसी के भी मॉलिक्यूल्स दिखाई नहीं देंगे। वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर के अंदर और एक सिंगल फेज को फॉर्म करेंगे। इसीलिए हम उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सर। और इसका दूसरा नाम भी होता है बच्चों, इसको हम बोल सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन। इसका दूसरा नाम होता है ट्रू सॉल्यूशन। इसको बच्चों ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्लियर बच्चों? अब इसके एग्जांपल अगर आपको लिखने हैं तो एग्जांपल में आप यहां पर क्या लिख सकते हो? सॉल्ट सॉल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है बच्चों, शुगर सॉल्यूशन लिख सकते हो, एलॉय भी लिख सकते हो। यहाँ पे एलॉय, सॉलिड के केस में एलॉय भी होमोजेनियस मिक्सचर का ही एक पार्ट है। एलॉयज का मतलब क्या होता है? जहां पे दो या दो से ज्यादा मेटल आपस में कंबाइंड होके एक नई चीज फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं एलॉय। क्लियर बच्चों? अब हम बात करते हैं हेट्रोजेनियस। अब देखो हेट्रोजेनियस में इसी डेफिनेशन को आप लिख सकते हो। यहां पे क्या लिखोगे कि अ मिक्सचर, इसी डेफिनेशन से आप हेट्रोजेनियस की डेफिनेशन बना सकते हो बच्चों, आप खुद ही बना सकते हो कि अ मिक्सचर इन विच
a mixture in which different constituents are mixed in। अब देखो यहां पे क्या लगोगे, आर मिक्स्ड, या फिर अगर इसके बेसिस पे आपको बनानी है तो यहां पे लगा दो आर नॉट मिक्स्ड इन यूनिफॉर्मली। मतलब इसमें सारे पार्टिकल, जो डिफरेंट पार्टिकल हैं, वो कैसे मिक्स हो रहे हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहे हैं। लेकिन हेट्रोजेनियस में पार्टिकल यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते। मतलब जो भी सॉल्यूट आप उसमें डालोगे वो सब अपनी अपनी फेज को शो करेंगे। और दूसरा पॉइंट देखो, इसमें पॉइंट क्या लगा आपने, इट इज कंसिस्ट ओनली सिंगल फेज, बट यहां पे क्या लगोगे, इट इज कंसिस्ट टू और मोर देन टू फेसेस। बच्चों यहां पे दो या दो से ज्यादा फेस भी हो सकती हैं। जैसे मान लो चलो आप अब इसका एग्जांपल आप लेना चाहो तो सैंड इन वाटर इसका एग्जांपल ले सकते हो बच्चों। सैंड इन वाटर, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने पानी में मिट्टी डाल दी तो थोड़ी देर जब स्टे करोगे तो एक टाइम तो ऐसा लगेगा कि वो डिसॉल्व हो गई, लेकिन जब उसको आप थोड़ी देर के लिए रख दोगे पानी को, तो उसके बाद क्या होगा कि मिट्टी के जो मॉलिक्यूल हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे सारे। तो जब आप उसको देखोगे तो उसमें दो फेस दिखाई देंगी आपको, ऊपर पानी दिखाई देगा और नीचे मिट्टी दिखाई देगी, दो अलग अलग फेस दिखाई देगी। जबकि होमोजेनियस में ऐसा नहीं था। होमोजेनियस में सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका था और सिर्फ एक फेज दिखाई दे रही थी। जबकि हेट्रोजेनियस में आपको दो फेज दिखाई देंगी, दो से ज्यादा भी दे सकती हैं। जैसे ऑयल इन वाटर भी है हेट्रोजेनियस मिक्सचर का ही। अगर पानी में आप तेल डाल दो तो आपने देखा है तेल की जो ड्रॉप्स होती हैं, ऑयल की जो ड्रॉप्स होती हैं, वो ऊपर मूवमेंट करती रहती है और पानी देता है। अब जब आप देखते हो तो आपको ऑयल अलग दिखाई देता है और वाटर अलग दिखाई देता है। तो वो क्या है, दो फेज वहां पे बन रही हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनियस। वहां पे यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते और वो टू और मोर देन टू फेजेस को वो फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं हेट्रोजेनियस। जिस तरह होमोजेनियस को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, उसी तरह हेट्रोजेनियस को हम बोलते हैं सस्पेंशन। बच्चों सस्पेंशन, उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। क्लियर बच्चों? तो देखो ये मिक्सचर आपका क्लियर हो गया। मिक्सचर को कितनी टाइप से डिवाइड किया गया है, दो तरह से डिवाइड किया गया है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस क्या होते हैं, जो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं और सिंगल फेज को एग्जिस्ट करते हैं। हेट्रोजेनियस यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते और टू और मोर देन टू फेजेस को वो एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर बच्चों? तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्लियर बच्चों? अब इसको भी रफ करते हैं एक बार और आगे चलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है आपका, उसके बाद ये वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, मैटर सेक्शन पूरा। बड़ी प्रॉब्लम होती है बोर्ड में। ओके बच्चों, तो अब इसका जो लास्ट टॉपिक है मैटर वाले सेक्शन का, वो मैं यहां पे आपको बता देता हूं। वो है आपका डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सर।
अब जो आपका लास्ट टॉपिक है ये मैटर सेक्शन का, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सर। तो बच्चों यहाँ पे आप हम इधर लिख लेते हैं कंपाउंड और यहाँ लिख लेते हैं मिक्सचर। क्लियर बच्चों? अब दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं कंपाउंड का, कि कंपाउंड क्या होते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे कि 2 और मोर सबस्टांस कंबाइंड केमिकली। देखो मैंने क्या बताया था, कंपाउंड में जो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइंड होते हैं वो कैसे कंबाइंड होते हैं, वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। केमिकली मतलब बॉन्डिंग के थ्रू वो कंबाइंड होते हैं। लेकिन मिक्सर में क्या होता है कि मिक्सर में केमिकली कंबाइंड नहीं होते। इसको आप खुद ही लिख सकते हो कि इसमें 2 और मोर सब्सटेंस केमिकली कंबाइंड होते हैं, जबकि मिक्सर के अंदर केमिकली कंबाइंड नहीं होते बच्चों। दूसरी चीज कि दीज constituent particles separate by chemical method। किससे क्लियर होते हैं बच्चों? ये केमिकल मेथड से। जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि अगर जो भी ये सब्सटेंस जो कंबाइंड हुए हैं इनको अगर हमें अलग अलग करना है तो हम कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे? केमिकल मेथड से अप्लाई करेंगे। जबकि मिक्सचर कौन सी मेथड से अलग होते हैं? फिजिकल मेथड से। क्लियर बच्चों? इसमें केमिकल मेथड से अप्लाई होती है और मिक्सचर में कौन सी मेथड अप्लाई होती है? फिजिकल मेथड से अप्लाई होती है। अब देखो कंपाउंड जो होते हैं, तीसरा पॉइंट कि इट इज ऑलवेज होमोजेनियस इन नेचर। तो जो कंपाउंड होते हैं हमेशा होमोजेनियस नेचर के होते हैं, मतलब ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और सभी कंपाउंड्स को हम होमोजेनियस ही बोलते हैं। बट मिक्सचर क्या हो सकते हैं? मिक्सचर मे और मे नॉट होमोजेनियस। ये होमोजेनियस भी हो सकते हैं और होमोजेनियस नहीं भी हो सकते हैं। मतलब मिक्सचर में भी हमने क्या पढ़ा था? होमोजेनियस भी पढ़ा था और दूसरा क्या पढ़ा था? हेट्रोजेनियस। तो मतलब ये होमोजेनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजेनियस भी हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन कंपाउंड ऑलवेज क्या होंगे? होमोजेनियस होंगे बच्चों। कंपाउंड ऑलवेज क्या होंगे? होमोजेनियस। ठीक। दूसरी चीज, इट इज केमिकल चेंज। जो कंपाउंड होते हैं वो केमिकल चेंज शो करते हैं, लेकिन मिक्सचर जो शो करते हैं ये फिजिकल चेंज शो करते हैं। ये केमिकल चेंज शो नहीं करते, ये फिजिकल चेंज शो करते हैं। ये अगेन दिस इज द फोर्थ डिफरेंस कि ये केमिकल चेंज होता है कंपाउंड के अंदर और मिक्सचर के अंदर हमेशा क्या होता है बच्चों? फिजिकल चेंज होता है। एंड पांचवा पॉइंट कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है बच्चों? वो बहुत शार्प होता है। क्लियर बच्चों? बहुत ज्यादा शार्प होता है। लेकिन मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है बच्चों, वो नॉट शार्प होता है। नॉट शार्प नहीं होता। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? शार्प होता है। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। तो ये 5 डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। 1 2 3 4 5, ये 5 डिफरेंस हो गए बच्चों आपके। ठीक है, और ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। वेरी गुड। तो बच्चों आपका मैटर सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक और टॉपिक है जिसमें है फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें हम सारी क्वांटिटी को पढ़ेंगे, जैसे क्वांटिटी, प्रेशर, वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सारी क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं बाइंड अप करता हूँ बच्चों। और एक और आपके लिए इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन क्या मतलब एक रिकमेंड कर रहा हूँ मैं आपको कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और प्लीज़ उन बच्चों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करो जो बच्चे कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो प्लीज़ उन सभी बच्चों तक ये वीडियो भेजो जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, वो इस वीडियो को देख सकें और अपनी फर्दर पढ़ाई कर सकें, जिससे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो उन बच्चों की। सो आई रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ सब शेयर करो, वीडियो लाइक करो और
अच्छे से आप खुद भी सेल्फ स्टडी करो और उन बच्चों को भी शेयर करो जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। ओके बच्चों, सो बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड डे बच्चों।